हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। मैं हूं प्रियंका और मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण और साहित्य दोनों पढ़ाऊंगी। उसी क्रम में आज मैं वर्णमाला का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं। दोस्तों, मैंने इस प्रैक्टिस सेट के 2 पार्ट किए हैं, वर्णमाला पार्ट 1 और वर्णमाला पार्ट 2। इसी में वर्णमाला से बनने वाले सभी प्रश्न कवर हो जाते हैं जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। आइए हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है महाप्राण, दूसरा सघोष, तीसरा अल्पप्राण और चौथा अघोष। आप सोचकर बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो मैं बताती हूँ आपको ये जवाब क्या होगा इसका। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्पप्राण कहलाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राण तत्व के आधार पर ऊष्ण व्यंजन किस वर्ग में आता है? ऊष्ण व्यंजन किस वर्ग में आता है? आप सोचकर बताइए। आपको इसका जवाब पता होना चाहिए। बहुत ही आसान प्रश्न है ये और यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए इसका जवाब मैं ही दे देती हूँ। इसका जवाब जो हो जाता है वो महाप्राण। तो आपको जो ऊष्ण व्यंजन है वो महाप्राण वर्ग में रखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, घोषत्व के आधार पर वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? घोषत्व के आधार पर वर्गों को कितने भागों में बांटा गया? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 2, तीसरा है 4 और चौथा है 5। आप बताइए कितने भागों में बांटा गया है? जी हाँ, घोषत्व के आधार पर वर्गों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला अघोष और दूसरा सघोष, 2 वर्गों में बांटा गया है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन घोषत्व के आधार पर किस वर्ग में आता है? अभी अभी मैंने आपको बताया था कि घोषत्व के आधार पर वर्गों को 2 भागों में बांटा गया है, सघोष और अघोष। तो उसी से संबंधित अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन घोषत्व के आधार पर किस वर्ग में आता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सघोष, दीर्घोष, लघुघोष, अघोष। यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो इसका जवाब आपको जरूर आता होगा। अगर नहीं ध्यान दिया तो इसका जवाब होगा अघोष। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, दीर्घोष नहीं होता है, दीर्घोष में नहीं बांटा गया है इसको, अघोष और सघोष में बांटा गया है, जिसमें से पहला और दूसरा व्यंजन जो है वो घोषत्व के आधार पर अघोष वर्ग की श्रेणी में आता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रयत्न के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? जी हाँ, आप प्रत्येक प्रश्न को 2 बार पढ़ें ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। प्रयत्न के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? जी हाँ, 2 भागों में बांटा गया है। इसका जवाब हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 भागों में बांटा गया, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। घोषत्व के आधार पर श, ख, श क्या है? यानी तीनों श जो हैं घोषत्व के आधार पर किस वर्ग में रखे जाते हैं? अघोष, अमूर्त, समूर्त और सघोष। आप सोचिए इसका जवाब क्या हो सकता है। आइए हम देख लेते हैं। इसका जवाब है वो अघोष हो जाता है। घोषत्व के आधार पर तीनों श अघोष वर्ग में रखे गए हैं। आइए अगला देखते हैं। प्राण तत्व के आधार पर सभी स्वर क्या हैं? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी यूपी टीजीटी का जो पेपर हुआ था उसमें यह पूछा गया है, प्राण तत्व के आधार पर सभी स्वर क्या हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण और सघोष। तो इसका जो सही जवाब है वो जाता है अल्पप्राण। प्राण तत्व के आधार पर जो सभी स्वर हैं वो अल्पप्राण कहलाते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद हैं? अभी ऊपर एक प्रश्न मैंने आपको बताया था, प्रयत्न के आधार पर वर्गों को 2 भागों में बांटा गया, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 2, तीसरा है 5 और चौथा है 7। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है 5। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वर्गों को 5 भागों में बांटा गया है। आइए अगला देख लेते हैं। बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 11, दूसरा 13, तीसरा 5 और चौथा 7। जी हाँ, थोड़ा सा सोचकर बताइए आप कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्ण के कितने भेद हैं। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11। बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों को 11 भागों में बांटा गया है, या 11 भेद उसके बताए गए हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, ये जो स्वरों की संख्या है बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। कहीं कहीं पर पूछा जाता है, कहीं 13 माना जाता है, कहीं 11 माना जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहूँगी, स्वरों की संख्या किसी भी प्रकार से 13 नहीं हो सकती है, क्योंकि जो अंग और आह हैं वो अयोग वाक्य की श्रेणी में रखे जाते हैं, इसलिए आपके केवल 11 स्वर ही बचते हैं।
ठीक है, तो आप यहाँ पर सही जवाब जो होगा उसका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 होती है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? जी हाँ, स्वरों का वर्गीकरण भी विभिन्न प्रकार से किया गया है, उसी में से ये पूछा जा रहा है उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है। तो आप सोचिए, फिर इसका जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 5, तीसरा 10 और चौथा है 7। इसका जो सही जवाब हो जाता है वो 3। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या 3 है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आपने इसे ध्यान से पढ़ा होगा, फिर से पढ़ लीजिए। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। आइए हम अगला देख लेते हैं। अगला है वर्ण के बाएं से लगने वाली मात्राओं की संख्या कितनी है? आपने इस प्रकार के प्रश्न शायद ना ही देखे हों, कहीं ना ही पढ़े हों, लेकिन मैं आपको इस तरह से तैयारी करवाऊंगी कि एक भी प्रश्न आपका छूटने ना पाए। तो आप इसमें से सोच के बताइए ऐसी कौन सी मात्रा है या फिर इतनी कितनी मात्राएं हैं जो वर्ण के बाएं तरफ से लगाई जाती हैं, उनकी संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 1, तीसरा 10 और चौथा है 7। तो इसका जवाब आप देखिए 1 है। ये जो छोटी ई की मात्रा होती है वो किसी भी वर्ण के बाएं तरफ से लगाई जाती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ण के दाएं से लगने वाली मात्राओं की संख्या कितनी है? वर्ण के दाएं से लगने वाली मात्राओं की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 10 और चौथा है 7। तो आइए इसका जवाब देख लेते हैं। 4 मात्राएं ऐसी होती हैं जो कि किसी भी वर्ण के दाहिनी तरफ से लगाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है वर्ण के ऊपर से लगने वाली मात्राओं की संख्या कितनी है? वर्ण के ऊपर से लगने वाले मात्राओं की संख्या कितनी है? आप सोचकर बताइए। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 1, तीसरा 2 और चौथा है 7। तो वर्ण के ऊपर से लगने वाले मात्राओं की संख्या 2 है। सिर्फ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों। ये सारे प्रश्न ये आप प्रतिदिन आपकी आंखों के सामने से गुजरते हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आपको ये याद नहीं रहते हैं। इसे याद करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि अभ्यास करना। यदि आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो ये सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। आप हमारे इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको सभी प्रश्न याद हो जाएंगे, तो परीक्षा आपके लिए आसान होने लगेगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ण के ऊपर से लगने वाली मात्राओं की संख्या क्या है? तो वर्ण के ऊपर से लगने वाली मात्राओं की संख्या 2 है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ण के नीचे से लगने वाली मात्राओं की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन 3, दूसरा 1, तीसरा 2 और चौथा है 7। वर्ण के नीचे से लगने वाली मात्राओं की जो संख्या है वो 3 है। अब 3 में आपने ध्यान दिया होगा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा और री से जो ऋषि लिखते हैं हम, ऋषि की जो मात्रा हो, जैसे कृषक लिखते हैं तो कृषक में जो री की मात्रा है वो का के नीचे लग रही है ना, वही है ये मात्रा पूछा जा रहा है। तो 3 मात्राएं जो हैं वो किसी भी वर्ण के नीचे से लगती हैं। आइए अगला देख लेते हैं। मुख के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, जब हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह का कौन सा भाग खुलता है, किस पर ज़्यादा प्राणवायु बाहर निकलती है, उसी के आधार पर ये पूछा गया है। मुख के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला ऑप्शन हो जाता है 3, दूसरा है 1, तीसरा है 2 और चौथा है 7। इसका जवाब देख लेते हैं। इसका जवाब जो होता है वो 2 हो जाता है। आइए अगला देखते हैं। होस्ट के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? होस्ट के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 1, तीसरा 2 और चौथा है 7। होठ के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। होठ के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मुख के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है संवृत और विवृत, दूसरा है अल्प प्राण महाप्राण, तीसरा है घोष और अघोष, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है संवृत और विवृत। जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह कितना खुलता है, किस प्रकार का उसका आकार बन जाता है, उसी के आधार पर कहा गया मुख के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, संवृत और विवृत। बाद में इसके भी 2 भेद हो जाते हैं, अर्ध संवृत और अर्ध विवृत। ठीक है, आइए अगला देखते हैं।
अगला है ओठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, यानी जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठों की जो स्थिति है वो किस प्रकार की बनती है, उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहला ऑप्शन है वृत्ताकार, अवृत्ताकार, दूसरा है दीर्घ, लघु, तीसरा है संघर्षी, विकर्षी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं और सोचकर बताइए कि होठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। चलिए इसका जवाब हम ही दे देते हैं आपको। तो होठ के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अ का उच्चारण जिह्वा के किस मध्य से किया जाता है। दोस्तों ये जो अ है इसके ऊपर एक चंद्र होना चाहिए था, वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक की वजह से नहीं हो पाया है। तो मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहूँगी, अ यानी नॉर्मली अ नहीं है, अ से अनार नहीं है, ये अ है, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो चंद्र रहता है। जैसे हम जब किसी इंग्लिश का कोई शब्द है उसे हिंदी में लिखते हैं तब उसके ऊपर जब अनुनासिक का प्रयोग नहीं होता है, नाक के बल किसी शब्द का उच्चारण नहीं होता है। जैसे हम लिखेंगे फ्रॉक, फ्रॉक कहते हैं तो फ्रॉक में ओ की मात्रा तो है नहीं, वो यही आ के ऊपर जो अर्धचंद्र रहता है वही लगाया जाता है। तो ठीक है, उसी का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। तो इसका जो जवाब हो जाता है वो हो जाता है मध्य। अ का उच्चारण स्थान जिह्वा के मध्य भाग से किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एक मात्रिक स्वर कितने हैं। एक मात्रिक स्वर कितने हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 4 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी एक मात्रिक स्वर हैं जो वो 4 प्रकार के होते हैं। आइए अगला देखते हैं। प्लुत स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है। एक मात्रा काल का समय लगता है या द्विमात्रा काल का समय लगता है, द्विमात्रा काल से अधिक का लगता है या फिर इनमें से कोई नहीं लगता है। आप सोचकर बताइए कितना समय लगता है प्लुत स्वर का उच्चारण। दोस्तों प्लुत स्वरों के उच्चारण में द्विमात्रा से अधिक का समय लगता है। जैसे हम अ बोलते हैं अ, तो अ में एक मात्रा काल का समय लगा, और आ बोल देती हैं तो उसमें द्विमात्रा काल का समय जितनी दो मात्राओं को उच्चारण जितना समय लगता है उतना ही दीर्घ मात्रा में के उच्चारण में लगा। लेकिन जब प्लुत स्वर की बात आती है तो द्विमात्रा काल से अधिक हो जाता है इसका उच्चारण का समय। जैसे हम किसी को बुलाने के लिए जब उपयोग करते हैं राम, तो जिस रा को जो हम इतना लंबा खींच रहे हैं उसी को कहते हैं प्लुत स्वर, ठीक है। उसके उच्चारण में दो मात्रा से अधिक का समय लगता है, द्विमात्रा से अधिक, इसका सही जवाब हो जाता है। अगला आगे देखते हैं, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है। दोस्तों आप लोग को पता होगा जो कामता प्रसाद गुरु जी हैं वो हिंदी के प्रसिद्ध व्याकरण हैं। तो उन्होंने हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी मानी है। पहला ऑप्शन है 52, दूसरा है 43, तीसरा 33, चौथा 50। इसका जवाब मैं ही आप लोगों को दे देती हूँ। तो ये है, उसका जवाब होगा 43। कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या 43 मानी है। आइए अगला देख लेते हैं। सभी स्वर निम्न में से क्या है। अल्प प्राण और घोष, महाप्राण और घोष, अल्प प्राण और अघोष, महाप्राण और अघोष। आप बताइए इसमें से क्या है। तो सभी स्वर जो हैं वो अल्प प्राण और घोष होते हैं। ध्यान दीजिए, इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आप गलत करके आ जाते हैं क्योंकि आप उसे ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। आगे देखते हैं, फा का उच्चारण स्थान इनमें से क्या है। कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठतालु और मूर्धा। बताइए। तो इसका सही जवाब जो हो जाता है वो दंतोष्ठ, दांत और ओठ से इसका उच्चारण किया जाता है। हलंत का क्या तात्पर्य है। बिना स्वर के व्यंजन, बिना व्यंजन के स्वर, बी और सी दोनों सही हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए। जब हम किसी शब्द में हलंत लगा देते हैं, किसी अक्षर के नीचे हलंत लगा देते हैं, तो उसका मतलब यह हो जाता है कि वो जो अक्षर है वो आधा है, उसमें से अ हटा लिया गया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाता है बिना स्वर के व्यंजन। किसी भी व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता, और यदि उसमें हलंत लगा हुआ है तो उसका मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि वह व्यंजन जो है वो आधा है, उसमें से स्वर हटा लिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्षा, छा से क्षत्रिय जो है वो किसके योग से बना है। यहाँ पे चारों ऑप्शन आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आप गलती करके आएंगे। पहला जो ऑप्शन है उसमें क के नीचे हलंत है, क प्लस शा, मूर्धन्य शा है। दूसरा ऑप्शन है क
प्लस मूर्धन्य सा के नीचे हलंत है। तीसरा है का प्लस शा, दोनों में हलंत है। ठीक है, चौथा और पहला सेम हो गया है। तो आप देखिए, आप बताइए कौन सा है। छह किसके किसके योग से बने, इसमें हलंत का आपको विशेष ध्यान होती है। तो आप जान ही लेते हैं कि ये का और मूर्धन्य सा से मिलकर बना, लेकिन कौन सा अक्षर जो है वो आधा है और कौन सा पूरा, इस पर ध्यान नहीं देते हैं और इस प्रकार के कंफ्यूजिंग वाले प्रश्न आपके आ जाते हैं। ठीक है, और आप सही जवाब नहीं दे पाते हैं, गलत करके आ जाते हैं। यह प्रश्न आपका आते हुए भी गलत हो जाता है, इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिए। इसमें जो होगा वो आपका पहला सही हो जाएगा। पहला और चौथा जो कि सेम हो गया है तो आप वही सही माना जाएगा। का में हलंत रहेगा और सा पूरा रहेगा, उस दोनों के योग से बन जाता है छा से क्षत्रिय। आइए अगला देखते हैं। ज्ञा, निम्न में से किसके योग से ज्ञा बना है। इसमें भी आप देखिए, जा के नीचे हलंत है और प्लस इया। दूसरा ऑप्शन है का प्लस सा के नीचे हलंत। तीसरा ऑप्शन है जा प्लस इया, दोनों में हलंत। चौथा ऑप्शन है जा प्लस इया में हलंत है, जा में नहीं है। इसमें जो आपका सही हो जाता है वो पहला आंसर सही हो जाएगा, यानी जा है, जा जो है वो आधा है और इया पूरा है, इन दोनों के संयोग से बन जाता है ज्ञा। आइए अगला देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के अंत में आ आता है, यानी छोटा आ आता है, उन्हें क्या कहा जाता है। आकारांत, अकारांत, उक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए। जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं, जैसे हमने कह दिया राम, राम में आ गया छोटा आ, तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाएगा। ऐसे शब्दों को कहा जाएगा अकारांत, जिसके अंत में आ है। अकारांत जिसका अंत आ से होता है। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण हो उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों, आपको पता है अलग अलग ध्वनियों के मिल जाने से ही किसी भी शब्द का निर्माण होता है, और उसी शब्दों के निर्माण क्रम को हम क्या कहते हैं, स्वनिम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है। यहाँ पे 4 दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन से वर्ण घोष हैं। प, ट, द और था। तो इसमें जो सही जवाब हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आज का जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। दोस्तों, इसमें 31 प्रश्न थे, और लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें आपको 50 से कम प्रश्न नहीं मिलेंगे। मैंने इस पर 2 वीडियो बनाए हैं वर्णमाला के, इसके बाद एक भाग और आएगा। आप दोनों भागों को अच्छे से देखिए और याद करिए। आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, सभी प्रश्न इसी में समाहित हैं। आपको अलग से कहीं कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हम इसके अलावा भी आपको और कुछ बताएं, तो कृपया आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताएं हमें कि आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं, और कंटेंट चाहते हैं या फिर सिर्फ प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।